हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफी गजब चल रही होगी। आपके एग्जाम आने वाले हैं और बहुत ही करीब है आपके एग्जाम। और आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये वाला सेशन। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाए और आपकी प्रिपरेशन और मजबूत हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हो और आप उन्हें देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी प्रिपरेशन में थोड़ी मदद मिले। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है स्टूडेंट्स, और बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक इस सेशन में। और ये हमारा लास्ट सेशन होगा संबंध एवं फलन का। इसके बाद जो आगे का टॉपिक्स हमारे आगे के चैप्टर्स हैं मैं उनको लेके आऊंगा। और उन वीडियो में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। इसने बोला कि मान लीजिए कि समुच्चय ए में धन पूर्णांकों के ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म एक संबंध आर एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी। और यदि और केवल यदि एक्स वाई बराबर एक्स वी बराबर वाई उसे परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है ना। ए में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्म लिखे हुए हैं। ए में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्म लिखे हुए हैं। मतलब कि ए जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है 1 1, 1 2, 1 3, 1 4। इस टाइप से बहुत सारे एलिमेंट हैं। ऐसे ही 2 1, 2 2, 2 3, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं इसके अंदर क्रमित युग्म में। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, पता नहीं कितने सारे एलिमेंट हैं। और हमारे पास जो संबंध है, इसने हमें संबंध दिया है आर। संबंध आर कैसा दिया है इसने कि एक्स वाई रिलेटेड है किससे, यूवी से। एक्स वाई रिलेटेड है यूवी से, किस प्रकार से रिलेटेड है, और वो कि एक्स वी बराबर है वाई यू के। यानी कि एक्स वी, एक्स और वी यानी कि पहला और चौथा एलिमेंट की मल्टीप्लाई बराबर है दूसरे और तीसरे एलिमेंट के मल्टीप्लाई के। और हमें सिद्ध करना है कि जो संबंध इसने स्थापित किया है ये संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो स्टूडेंट्स, तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 संबंध दिखाने पड़ते हैं। सबसे पहला तो स्वतुल्य संबंध दिखाना पड़ेगा, दूसरा सममित संबंध दिखाना पड़ेगा, और तीसरा संक्रामक संबंध दिखाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहला हम दिखाते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्वतुल्य संबंध में हम क्या करते हैं। मान लो हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, और वो एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करता है ए को। ठीक है ना। अब एक्स वाई बिलोंग करता है किसको, ए को। और मान लो हमारे पास एक दूसरा ऑर्डर पेयर है, दूसरा क्रमित युग्म है, वो भी एक्स वाई है। वो भी क्या है, एक्स वाई है। तो चलिए अब मैं देखता हूं कि क्या होने वाला है। अब हमारे पास जैसे कि एक्स वाई कोई ऑर्डर पेयर है, और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि एक्स वाई ये वाला क्रमित युग्म रिलेटेड है एक्स वाई से या नहीं। ठीक है ना। ये कैसे पता चलेगा, अगर एक्स वाई रिलेटेड है एक्स वाई से, एक्स वाई संबंधित है एक्स वाई से या नहीं, कैसे पता चलेगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। इस कंडीशन में हमें रखना कैसा है कि फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए। अगर यहां से भी ऐसे हुआ कि फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई इक्वल आ गई, तो हम ये कहेंगे कि एक्स वाई खुद से रिलेटेड है। और अगर एक्स वाई खुद से रिलेटेड है तो ये एक स्वतुल्य संबंध है। चलिए कंडीशन में रखते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड फोर्थ की मल्टीप्लाई यानी कि x इंटू वाई, वो बराबर होनी चाहिए सेकंड एंड थर्ड की मल्टीप्लाई के, यानी कि y इंटू एक्स के। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स की एक्स वाई और वाई एक्स दोनों बराबर होने चाहिए। और आपने मल्टीप्लाई तो की होगी कभी ना कभी। अगर आप 2 3 6 कहते हो तो 3 दूनी भी 6 कहते हो, तो इसका मतलब ये है, ये बात तो एकदम सत्य है। इसलिए आर क्या संबंध है, एक स्वतुल्य संबंध है। अतः यहाँ पे लिख दोगे आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। वेरी गुड। अब चलिए दूसरे पर चलते हैं। हम ये बताएंगे
ये जो संबंध है इसने हमें बताया है कि वो सम्मित है या नहीं। ठीक है, हमें बताना है कि ये सम्मित संबंध है या नहीं। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दो एलिमेंट लेने हैं। मान लो एक तो एलिमेंट हो गया एक्स वाई और दूसरा एलिमेंट हो गया यू वी, और ये दोनों एलिमेंट इस समुच्चय ए के अंदर है। अब हमें ये बताना है कि ये, अच्छा देखो इसने हमें क्या दिया है, इसने हमें दिया है कि एक्स वाई जो रिलेटेड है यू वी से, वो किस तरह से रिलेटेड है, पहले वाले की और चौथे की मल्टीप्लाई, वो इक्वल है दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई के। यही तो हमें गिवन है। अब देखिए जरा इस वाली टर्म को, देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। मतलब क्या है, देखो जैसे स्थान की कमी है तो थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, चलो मैं लिख रहा हूँ इधर। अब देखो यहां से देखो, हमारे पास जो एक कंडीशन है ये है एक्स वी बराबर वाई यू, ये तो कंडीशन है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अथवा करके मैं इसको लिख सकता हूँ कि वाई यू बराबर एक्स वी, लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। या मैं इसे लिख सकता हूँ यू वाई बराबर वी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कि जी जो पहला एलिमेंट है इसे एक्स वी ही रहने दो, मतलब इस वाले को तो ऐसे एक्स वी ही रहने दो, क्योंकि फिर यू वी से रिलेटेड करना पड़ेगा ना हमें। और यहाँ से तो इसको सेम रहने दो, केवल लेफ्ट हैंड साइड में चेंज कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू वाई बराबर एक्स वी। और आपने कहा था कि पहला एलिमेंट रिलेटेड है फोर्थ एलिमेंट से और दूसरा एलिमेंट रिलेटेड है तीसरे एलिमेंट से। तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जी कि यूवी एलिमेंट रिलेटेड है एक्स वाई से। आप लेके क्या चले थे, आप ये लेके चले थे कि जी एक्स वाई संबंधित है यूवी से, और आपने ये दिखा दिया कि यूवी भी संबंधित है एक्स वाई से। तो इसका मतलब ये है, अतः इसका मतलब ये हुआ, अतः यदि एक्स वाई जो एलिमेंट है वो संबंधित है यू वी से, तो यू वी भी संबंधित है एक्स वाई से। अतः आर क्या संबंध है, अतः आर सम्मित संबंध है। कैसा संबंध है, सम्मित संबंध है। अब आपको बताना है कैसा संबंध, अब आपको बताना है संक्रामक संबंध है या नहीं। तीसरा, संक्रामक संबंध, आपको बताना है संक्रामक संबंध है या नहीं। तो संक्रामक संबंध में आपको क्या करना होता है, तीन एलिमेंट लेने होते हैं। एक एलिमेंट तुम्हारे पास है एक्स वाई, एक एलिमेंट हमारे पास है यू वी, और मान लो एक एलिमेंट है हमारे पास ए बी। ये तीन एलिमेंट हमारे पास है। अब देखिए जरा स्टूडेंट्स, एक्स वाई जो रिलेटेड है, मान लो वो रिलेटेड है यूवी से, और एक्स वाई अगर यूवी से रिलेटेड है तो कैसे लिखा जाएगा, पहले और चौथे की मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स इंटू वी बराबर वाई इंटू यू, दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर यूवी रिलेटेड है ए बी से, यूवी रिलेटेड है ए बी से, तो ये कैसे लिखा जाएगा, पहले और चौथे की मल्टीप्लाई, यानी कि यू इंटू बी बराबर हो जाएगा वी इंटू ए। ठीक है, और अगर हमने ये दिखा दिया कि एक्स वाई जो है वो ए बी से रिलेटेड है, एक्स वाई जो है ए बी से रिलेटेड है, अगर हमने ये बात दिखा दी तो जी मजा आ जाएगा। अब देखिए ये बात दिखाने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशन है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे लाना है यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या लाना है ए, और यहाँ पे लाना है बी, यहाँ पे लाना है ए और यहाँ पे क्या लाना है बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरा देखिए मैं कैसे लाऊंगा यहाँ पे ए और बी। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर वन में मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन नंबर वन में मल्टीप्लाई करता हूँ किसकी, ए अपॉन यू की। तो जो वन है, वन में जब मल्टीप्लाई होगी ए अपॉन यू की, तो ये बनेगा एक्स वी ए अपॉन यू इज इक्वल टू वाई यू एंड ए अपॉन यू। ये तो बनेगा स्टूडेंट्स, यही तो बनेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि ए अपॉन यू तो ऐसे रहने देना है, और इस वाले ए अपॉन, देखो यहाँ से तो यू से यू कट जाएगा, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमें काटना है, तो आपको ए अपॉन यू की वैल्यू लिखनी पड़ेगी।
और ए अपॉन यू की वैल्यू लिखी जाएगी सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो कि ए अपॉन यू की वैल्यू v अपॉन बी है। क्या है? ए अपॉन यू की वैल्यू बी अपॉन वी, सॉरी, बी अपॉन बी। तो ये क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा एक्स वी इंटू बी अपॉन वी इज इक्वल टू वाई ए, क्योंकि यहाँ पे यू से यू कट जाएगा, यहाँ वी से वी कट जाएगा, ये आएगा एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसे क्या लिख सकते हो तुम? इसे लिख सकते हो, इधर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, इधर लिख रहा हूं मैं। तो आप इसे लिख सकते हो बी एक्स इज इक्वल टू वाई ए। अब वही बात, पहला एलिमेंट चौथे से रिलेटेड, तो ये जाएगा ए बी इज रिलेटेड टू एक्स वाई। ठीक है, तो आपने ये दिखा दिया कि ए बी भी एक्स वाई से रिलेटेड है, अतः आर क्या संबंध है? आर संक्रामक संबंध है। और आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो आर है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो आप कह सकते हो कि आर एक तुल्यता संबंध है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो टफ है थोड़ा सा, समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है ना? और हाँ, इसमें तुम्हें दूसरे तरीके से भी दे सकता है वो, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से ही पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये चेंज कर देगा, ये वाली वैल्यूज जो है एक्स वी वाई यू, इन वैल्यूज को चेंज कर देगा और तब आपसे सेम क्वेश्चन पूछ लेगा। सारी की सारी लैंग्वेज ऐसी रहेगी, बस ये थोड़ी सी डिजिट चेंज हो जाएगी, एक्स वी वाई यू के प्लेस पर वो तुम्हें कुछ भी दे सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। इसने बोला कि ये जो फलन है ये एक एक ही फलन है, हमें बताना है कि ये फलन कैसा फलन है, एक एक ही फलन। तो मैंने आपको बताया था कि एक एक ही फलन प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, आपको fx1 और fx2 रखने होते हैं बराबर, यानी कि x की जगह x1 रखो, x की जगह x2 रखो और उन दोनों को इक्वल रख दो। जब इस फंक्शन के अंदर x1 रखेंगे तो यह आएगा x1 की पावर 3 और यह जाएगा x2 की पावर 3। ठीक है, अब यहां से x1 की पावर 3 माइनस x2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओगे तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये वाली फंक्शन तो कभी जीरो नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये सब प्लस 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 में है, ये कभी जीरो नहीं हो सकती। तो जीरो कौन सी होगी? ये वाली टर्म जीरो होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस एक्स टू इज इक्वल टू 0, यानी कि x1 बराबर x2। और अगर x1 बराबर x2 आता है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन कैसी होती है हमारी? एक ही फंक्शन होती है। तो आप लिख दोगे अतः fx एक ही फलन है, अतः fx एक ही फलन है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन अति लघु में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी अच्छा, ये तो देखो उसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस का बहुविकल्प प्रश्न है। इसने बोला यदि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है, यानी कि L एक समुच्चय है जिसके अंदर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इसके अंदर इनफाइनाइट लाइन बनी हुई है एक प्लेन के ऊपर, एक समतल के ऊपर। और जो संबंध दिया गया है, संबंध दिया गया है दो लाइन पर, कि L1 और L2 दो ऐसी लाइन है कि L1 L2 पर लंब है। हमें बताना है कि ये संबंध कैसा है। सबसे पहली बात तो स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वैसे तो ये बहुविकल्प है, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, यहाँ से आपको सारा समझ में जाएगा। ये लाइन है L1, अब मुझे जरा देख के बताइए, क्या ये लाइन L1 खुद पर परपेंडिकुलर है? आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो सर, ये कहाँ से खुद पर परपेंडिकुलर है? एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही बोलोगे आप, क्योंकि ये खुद पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए L1 L1 एलिमेंट संबंध R के अंदर नहीं आएगा, ये स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा दूसरा होता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध अगर ये अतुलघु में आ जाए ना, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देना, बस समझ में आपको आ ही जाएगा। सम्मित संबंध में हमको L1 और L2 लेना पड़ेगा, दो एलिमेंट। तो मान लिए कि हमने दूसरी लाइन ले ली। अब जरा एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या L2 लाइन L1 पर परपेंडिकुलर है? आप आंख मीच के कह दोगे कि यस सर, ये तो परपेंडिकुलर है, इस पर लंब है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या L1 भी L2 पर लंब है, तो आप बोलोगे यस सर, L1 भी L2 पर लंब है, क्योंकि इस रेखा के और इस रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री है, और अगर दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं तो वे एक दूसरे पर लंब होती है। तो
अगर L1 लाइन L2 पर लंब है, अगर L1 लाइन L2 पर लंब है, तो L2 लाइन भी L1 पर लंब है। इसका मतलब ये कैसा संबंध है? एक सममित संबंध तो है, स्वतुल्य नहीं था बट सममित संबंध है। अब तीसरा चेक करते हैं संक्रामक संबंध। क्या ये संक्रामक संबंध है या नहीं? उसके लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, यानी कि 3 लाइन। 3 लाइन का मतलब L1 लंब हो जाएगी L2 पर, जो हमने बना ही रखी है, वो संबंध R के अंदर है। L2 लंब हो जाएगी L3 पर, जो संबंध R के अंदर होनी चाहिए, L2 लंब हो जाएगी L3 पर, यानी कि ये होगी हमारी L3। और L2 जो लाइन है वो L3 पर परपेंडिकुलर है, आपको देखने को मिल रहा है ना, L2 लाइन L3 पर परपेंडिकुलर है। अब मुझे देख के बताइए, क्या L1 लाइन L3 पर परपेंडिकुलर है? बोलोगे नहीं सर, L1 तो L3 के समांतर हो गई, L1 L3 पर परपेंडिकुलर लंबवत नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है, L1 L3 इस संबंध के अंदर नहीं है, तो ये संक्रामक नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या संबंध है? ये सिर्फ और सिर्फ सममित संबंध है। आपको एग्जाम में ऐसे ही चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा कि हमारी एक फलन है जो हमने परिमेय संख्याओं से परिमेय संख्याएं पर बनाई गई है, और फंक्शन दे रखी है इसने 3x-4। इसने एफ एक्स का दे रखा है हमें 3x-4। इसने ये बोला कि सिद्ध कीजिए कि जो फंक्शन है वो एक एकी और आच्छादक फलन है। फंक्शन कैसी है? एक एकी भी और आच्छादक भी। चलिए जी, अब जो आप इसमें x की वैल्यू डालोगे, वो एक परिमेय संख्या डालोगे, और जब परिमेय संख्याओं की जोड़ गुना भाग करते हैं तो भी परिमेय संख्या आती है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये एफ एक्स भी परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है ना? चलिए, अब सबसे पहले चेक करते हैं कि एक एक ही है या नहीं। क्या एक एक ही है या नहीं? एक एक के लिए आप क्या करते हो? एक एक के लिए आप करते हो f(x1) बराबर f(x2), ये तो चेक करते हो आप। तो x की जगह x1 रखिए, तो 3x1-4 बराबर 3x2-4, -4 से माइनस कट गया, तो 3x1 बराबर 3x2 आ गया, 3 से 3 कट गया। ये तो मजे आ गए सर, x1 तो x2 के बराबर है, मतलब फलन एक एक ही है। तो आप लिख दोगे यहाँ पर अतः फलन एक एक ही है। कितने मजे से हो गया एक एक की सिद्ध। अब बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक में थोड़ा ध्यान रखिएगा। आच्छादक को कैसे दिखाते हैं? पहले एफ एक्स बराबर वाई लिखते हैं, एफ एक्स बराबर वाई लिखते हैं। अब मैं आच्छादक दिखा रहा हूँ कि आच्छादक है या नहीं। सबसे पहले एफ एक्स बराबर वाई लिखते हैं, तो यहाँ से आएगा y बराबर 3x-4। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप? y+4 बराबर 3x, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y+4/3। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछ रहा हूँ, मुझे बता देना स्टूडेंट्स, y की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि यहाँ पे रखने के बाद x का आंसर नहीं निकलेगा? सोचो, y की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं कि x का आंसर ना निकले। y का आंसर 1/2 रख लो तब भी x का आंसर निकल जाएगा, 3/7 रख लो तब भी निकल जाएगा। y की वैल्यू कुछ भी रख लो, x का आंसर मिलेगा ही मिलेगा। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि y की वैल्यू रखने के बाद x का आंसर मिले ही मिले, तब हम बोलते हैं कि फलन आच्छादक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज लिखोगे x बिलोंग्स टू q। x जो है कोई ना कोई परिमेय संख्या जरूर बनेगी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू q। मतलब ये है कि y की वैल्यू कुछ भी मैं परिमेय संख्या रख लूं, x की कोई ना कोई परिमेय संख्या निकल ही जाएगी। मतलब आप लिख दोगे यहाँ पे अतः fx जो है आच्छादक है। fx कैसा है? आच्छादक है। और अगर आप मुझे एक आधी वैल्यू ऐसी बता देते यहाँ रखने के बाद कि वो x परिभाषित ना होता, फिर वो आच्छादक फलन नहीं होती। अभी तो y की वैल्यू कुछ भी रख लो, x का आंसर आ रहा है, तो यानी कि ये आच्छादक है। और अगर y की वैल्यू रखने के बाद आंसर ना आता x का, तो फिर आच्छादक नहीं होती। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बोला सिद्ध कीजिए फंक्शन, इसने हम जो बनाई है, ये हमने बनाई है रियल नंबर, रियल नंबर से बना रखी है। और कहाँ तक बना रखी है? उन रियल नंबर्स पे बना रखी है जो -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, और हमने बता रखा है कि फलन जो है वो एक एक ही और आच्छादक फलन है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल टू x/1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, हो सकता है मॉडुलस ऑफ एक्स नेगेटिव हो सकता है मॉडुलस ऑफ एक्स पॉजिटिव हो। तो कंडीशन नंबर 1, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंडीशन नंबर 1, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये जो एफ एक्स बनेगा
ये बनेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या बनेगा? x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हमें ये चेक करना है कि ये कैसा है। अब हमें एक एक के लिए क्या करना होता है, आपको पता ही है एक एक के लिए क्या करना होता है। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखना है हमें, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो ये आएगा एक्स वन अपॉन 1 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन 1 माइनस एक्स टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू। एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू कट जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू तो आ रहा है अगर एक्स लेस देन जीरो है। सेम टू सेम एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए भी निकालो, क्योंकि हो सकता है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स वन बराबर एक्स टू ना आए। एक बात और बता रहा हूं मैं आपको स्टूडेंट्स, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स वन बराबर एक्स टू ना आया तो फिर ये एक ही नहीं होगा। हर कंडीशन में एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए। यानी कि सेकंड ये है कि अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी ले ली जाए, x की वैल्यू जीरो से बड़ी ले ली जाए तो फिर ये प्लस का रहेगा। यानी कि एफ एक्स जो बन जाएगा वो बन जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, यानी कि अब तुम्हें रखना है एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ये तो रखना है आपको। तो आएगा एक्स वन अपॉन 1 प्लस एक्स वन बराबर एक्स टू अपॉन 1 प्लस एक्स टू। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आएगा एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू बराबर एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू। मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो आपने देखा कि ये तो एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया। तो अब आप लिखोगे अतः फलन कैसा है, एक एक ही है। अतः फलन एक एक ही है। अब ऐसे ही दोनों में आच्छादक निकालना पड़ेगा, दोनों केस में। केस फर्स्ट के लिए निकालना है हमें आच्छादक। अब केस फर्स्ट के लिए क्या निकालना है हमें, आच्छादक। तो आच्छादक के लिए हम क्या मानते हैं, पहले एफ एक्स बराबर वाई मानते हैं। तो ये आएगा वाई बराबर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसे एक्स बराबर बनाना पड़ेगा, ये तो y बराबर है अभी, अभी हमें x बराबर बनाना है, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये आएगा y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स वाले टर्म एक साथ ले जाओ तो आएगा x प्लस एक्स वाई बराबर y, और x बराबर आ जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई। अब y की वैल्यू कुछ भी रख लो। अब y की वैल्यू रख ली है हमें -1 से 1 के बीच, क्या रखनी है, -1 से 1 के बीच कुछ भी वैल्यू रख लो। x की वैल्यू हमेशा मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि अच्छा, अगर तुम देखो मेरे बात ध्यान सुनना, अगर तुम y की वैल्यू -1 रखोगे, y की वैल्यू -1 रखोगे तो 1 माइनस वन बन जाएगा जीरो, और किसी के भी अपोन में जीरो हो तो बन जाएगा अनंत। यानी कि x की वैल्यू अनंत आएगी जब y की वैल्यू -1 रहेगी। यानी कि y की वैल्यू -1 पर x परिभाषित नहीं है। और मेरे बच्चों देखना जरा यहाँ पे क्या है, इनने क्या रखा है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी लेनी है और 1 से छोटी लेनी है, ना तो -1 लेनी और ना ही +1 लेनी। तो -1 तो वैल्यू उसने पहले ही हटा दी। यानी कि अब जो हमें y का आंसर रखना है, y की जो वैल्यू रखनी है वो -1 से 1 के बीच रखनी है। अब -1 से 1 के बीच कुछ भी वैल्यू रख लो, x हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब है ये है कि आप इसमें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मैं आपको लैंग्वेज लिख के बता रहा हूँ थोड़ी सी। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये x कोई ना कोई रियल नंबर आ ही जाएगा अगर आप y की वैल्यू क्या रखोगे, y की वैल्यू रियल नंबर रखोगे, और रियल नंबर कैसी वाली, -1 से 1 के बीच। ठीक है, -1 से 1 के बीच कुछ भी रख लेना आप, x की वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर आ ही जाएगी। यानी कि x हर वैल्यू पर परिभाषित है, मतलब अभी तक तो आच्छादक है। अब केस सेकंड में देखना, केस सेकंड में भी आच्छादक है या नहीं। केस सेकंड कैसा है हमारा, एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एक साथ ले जाओ, y बराबर x माइनस एक्स वाई। यानी कि y बराबर आ जाएगा x कॉमन 1 माइनस वाई। यानी कि यहाँ से x बराबर आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, है ना। अब वही बात है, y की वैल्यू कुछ भी रख लो, x का आंसर मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर में से -1 से 1 के बीच। ठीक है, यानी कि यहाँ से भी आच्छादक ही आ गया। कहने का मतलब ये है एफ एक्स जो है वो आच्छादक फलन है, एक एक ही भी है आच्छादक भी है। अब आप कह सकते हो कि एक एक ही आच्छादक है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको भी ध्यान से समझिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस सेशन में कराए हैं, ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो इसने कहा बोला कि जो हमारा संबंध बनाया हुआ है वो हमने बनाया हुआ है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स पर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्या पर हमने संबंध बनाया हुआ है। और हमें दिखाना है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, और ए बी रिलेटेड टू सी डी कैसे है कि पहले और चौथे का योग, दूसरे और तीसरे का योग दोनों बराबर है। इससे पहले हमने देखो मल्टीप्लाई में ये सेम क्वेश्चन किया हुआ है, वहां पे एक्स वाई यू वी दे रखा था, यहाँ पे ए बी सी डी दे रखा है, तो यहाँ पे भी तुम्हें वो एक्स वाई यू वी दे सकता है। इस बात को ध्यान में रखना बस, ये डिजिट चेंज कर सकता है। तो तुल्यता संबंध प्रूफ करना है, तो वही हमारे पास तीन संबंध होते हैं। सबसे पहला तो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में आपको क्या करना है, यहाँ पे तो ए बी सी डी है, आपको ए बी लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि ए बी रिलेटेड टू ए बी। और ए बी रिलेटेड टू ए बी किस कंडीशन से है, इस वाली कंडीशन से, यानी कि ए प्लस, पहला किससे रिलेटेड है, चौथे से, तो पहला रिलेटेड है चौथे से, यानी कि ए प्लस बी बराबर, दूसरा एलिमेंट किस रिलेटेड है, तीसरे से, बी और सी। देखो ये बी और सी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ए और डी जुड़ा हुआ है, यानी कि पहले और चौथे का योग। तो मैंने यहाँ पे पहले और चौथे का योग ले लिया, अब दूसरे और तीसरे का योग ले लूं, दूसरे और तीसरे का, यानी कि बी प्लस ए। और आपने जोड़ा होगा कभी, अगर दो और चार छह होते हैं तो चार और दो भी छह होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये तो बिल्कुल मजे वाली बात आ गई भाई, है ना, ये तो सत्य होता है। अतः क्या लिख दोगे यहाँ पे, जहां पर हमने जो ए बी एलिमेंट लिए है ना, वो किसी प्राकृतिक संख्या के लिए है। आप यहाँ लिख सकते हो, अतः ए बी आर ए बी एक स्वतुल्य संबंध है। कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य दिखा दिया स्टूडेंट्स आपने, अब आपको दिखाना है सम्मित संबंध। कौन सा दिखाना है, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में आपको दो एलिमेंट लेने होते हैं। सम्मित संबंध, दो एलिमेंट कौन कौन से, जो इसने क्वेश्चन में हमें दे ही रखे हैं। मान लो एक तो एलिमेंट है ए बी एंड एक एलिमेंट है सी डी, ये इस दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्याओं में से लिए हमने। और अगर ए बी रिलेटेड है किससे, सी डी से, और किस तरीके से रिलेटेड है, उसने में दे रखा है ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स में से उल्टा करके भी तो लिख सकता हूँ ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, बी प्लस सी बराबर आ जाएगा ए प्लस डी, आ जाएगा बी प्लस सी बराबर ए प्लस डी। अब आप इसको लिख सकते हो कि सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए, सी बराबर बी बराबर डी प्लस ए करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे आप क्या कह सकते हो, इससे आप ये कह सकते हो स्टूडेंट्स कि जी जो सी रिलेटेड है वो डी से, आर किया जाएगा ए बी। तो मतलब ये है कि सर आपने बताया कि ए बी रिलेटेड था सी डी से, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि सी डी रिलेटेड है ए बी से, यानी कि ये होगी सम्मिति। क्या हो गई ये, सम्मिति हो गई। चलिए जी, सम्मित संबंध प्रूफ कर दिया आपने। अब आ जाइए संक्रामक पे। संक्रामक पे हमें क्या करने होते हैं, तीन एलिमेंट लेने होते हैं। संक्रामक संबंध में हमें तीन एलिमेंट लेने होते हैं। चलिए जी, एक मैंने मान लिया ए बी, एक तो उसने दे रखा है सी डी, और एक मान लिया हमने ई एफ। ठीक है, अगर हमने ए बी और ई एफ को एक दूसरे के साथ रिलेट कर दिया, एक दूसरे के साथ संबंध बना दिया हमने ए बी में और ई एफ में, तो मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ए बी और सी डी में संबंध बनाना है। ए बी संबंध बनाना है हमें सी डी से, और कंडीशन दे रखी है हमें कि पहला और चौथा, दूसरा और तीसरा, यानी कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। ओके, अब सी डी और ई एफ में आ जाओ। सी डी और ई एफ में अगर आप संबंध बनाओगे, तो वही पहला और चौथा, यानी कि सी प्लस एफ बराबर डी, सॉरी डी प्लस ई। ठीक है, अब अगर हमने ये प्रूफ कर दिया ना कि ए बी ई एफ से संबंधित है, तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि एक संक्रामक संबंध है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, दोनों को कर दो ऐड। इक्वेशन नंबर वन प्लस इक्वेशन नंबर टू, आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा स्टूडेंट्स ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर, राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, बी प्लस सी एंड प्लस डी प्लस ई बनेगा स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे डी सी आ रहा है, यहाँ पे भी डी और सी आ रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए प्लस एफ प्लस डी प्लस सी इज इक्वल टू,
यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं b प्लस ई प्लस डी प्लस सी। अब डी प्लस सी से डी प्लस सी जाएगा कट, यहाँ से आएगा a प्लस एफ बराबर b प्लस ई। अब बात समझ में आ गई। अब आप ये कह सकते हो कि जो ए बी एलिमेंट है वो तो जी रिलेटेड है ई एफ से भी, ए बी एलिमेंट रिलेटेड है ई एफ से भी, अतः आर एक संक्रामक संबंध भी है, आर संक्रामक संबंध भी है। और एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, वो कैसा संबंध होता है? वो होता है तुल्यता संबंध। तो आपने तुल्यता संबंध प्रूफ कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप को आपको ये सारी की सारी बात समझ में आई होगी स्टूडेंट्स, और मैं आशा करता हूं कि आप बने रहेंगे हमारे साथ हमारी वीडियोस पर। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सारी बात समझ में आई हो तो, और अगर समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को दोबारा चला लीजिए, पक्का समझ में आएगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं और टॉपिक्स के और चैप्टर्स के जो मुझे आपको भी बताने हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और यहीं पे हम अपनी क्लास को करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच।